Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is the second video of your very first chapter. जो मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, ठीक है, उसका ये सेकंड पार्ट है आपके पहले चैप्टर का, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन द टॉपिक. और हाँ, एक चीज़ और, इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब माई चैनल येट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट. Now, in the first video, as we have discussed about what is the central problem of economy. Central problem of economy क्या है, economy की definition हमने समझी थी. Now, in this second video जो हम discuss करने वाले हैं is about the branch of economics. Economics की कितनी branch होती है? तो broadly देखा जाए, there are two branch of economics. दो branch होती है economics की. First is microeconomics जो कि ये है, and second is macroeconomics. ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हमको करना है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस नेम. ये जो नाम है इसका मतलब समझते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला वर्ड है, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे. वन इज माइक्रो एंड द सेकेंड वन इज इकोनॉमिक्स. वन इज माइक्रो एंड सेकेंड इज इकोनॉमिक्स. सो नाउ व्हाट माइक्रो मीन्स. माइक्रो का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? माइक्रो मतलब छोटा, स्मॉल. बहुत सिंपल सी बात करें तो माइक्रो एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, मिक्रोस, जिसका मतलब होता है, और मिक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, छोटा. एंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स? हमने पहले देखी थी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, दैट इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट इन व्हिच वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक इश्यूज एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. तो अब इन्हीं दोनों डेफिनेशन को कंबाइंड अगर कर दें तो एक कंबाइंड डेफिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या होगी? When we study about economic issues and problems at small level, जब हम इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को छोटे लेवल पे पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स. बड़ी सिंपल सी बात है. सेकंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज. क्या मतलब होता है? लार्ज. मैक्रो का मतलब लार्ज एंड इकोनॉमिक्स मींस अ सब्जेक्ट इन व्हिच वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स. So what is macroeconomics? Macroeconomics, when we study about economic issues and problems at larger level, या कह सकते हैं कंट्री लेवल पे जब हम इकोनॉमिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे वो होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स. जब हम कंट्री लेवल पे, एट द लेवल ऑफ कंट्री, यहाँ किसी इंडिविजुअल की बात नहीं होगी, यहाँ पूरे देश की, पूरे कंट्री की बात होगी. ठीक है, तो डेफिनेशन तो बड़ी क्लियर है, दैट इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स. हम यहाँ पे इंडिविजुअल के लेवल पे जो भी इकोनॉमिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स होते हैं उसको पढ़ते हैं. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इट डील्स विद स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ कंट्री एज अ होल. जब पूरे कंट्री की बात करें बड़े लेवल पे, क्योंकि नाम ही बता रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पे इकोनॉमिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स को पूरे लार्ज लेवल पे हमको पढ़ना है. लार्ज लेवल का मतलब यहाँ पे है एट द लेवल ऑफ कंट्री. जो भी प्रॉब्लम्स और दिक्कतें हैं हम कंट्री लेवल पे पढ़ेंगे कि कंट्री क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, क्या क्या चीजें जो इंप्रूव हो सकती हैं. माइक्रो में हम क्या पढ़ते हैं? वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ एन स्मॉल लेवल पे, या कह लो एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे. जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था दैट आप एक मॉल में गए, आपके पास रिसोर्सेस कम थे और आपको चार ऑल्टरनेट्स पसंद आए, चार चीजें पसंद आई आपके रिसोर्स से जो आप खरीद सकते हो. ठीक, तो यहां पे मैं आपकी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था, सिंगल आपकी. तो वो था कंसेप्ट जो था वो स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, चलो. सेकंड कम्स, इट इज कंसर्न्ड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल. तो भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स में जिस प्राइस और आउटपुट की हम बात करेंगे वो एक इंडिविजुअल आउटपुट प्राइस की बात करेंगे. ठीक, मतलब एक जैसे ए कंज्यूमर है. ठीक, जब प्राइस जो थी, ए कंज्यूमर का शेड्यूल देख लेते हैं. ए कंज्यूमर है, जब प्राइस थी 5, ठीक, प्राइस 5 थी तो वो कितना आउटपुट ले रहा था? 5 आउटपुट परचेज कर रहा था. मतलब 5 पेन्स मान लेते हैं, पेन को एक आउटपुट मानते हैं. तो जब प्राइस जो थी वो 5 रुपीज थी तो 5 पेन ए परचेज कर रहा था. लेकिन जब प्राइस कम होके 1 रुपीज आ गई, जब प्राइस 1 रुपीज हो गई तो वो 10 पेन परचेज करने लगा. तो जो पेन की क्वांटिटी जो है उसने बढ़ा दी.
तो यहां पे अगर हम देखें तो प्राइस और आउटपुट, जो कि प्राइस 5 और 1 और आउटपुट 5 और 10 है, वो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? ये जो 5 और 1 प्राइस और 5 और 10 आउटपुट है, ये एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हैं। उस इंडिविजुअल का नाम है ए वो इंडिविजुअल है जिसकी प्राइस और आउटपुट की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो थ्योरी है ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है। क्यों? क्योंकि यहां पे हम प्राइस और आउटपुट डिस्कस कर रहे हैं इंडिविजुअल के लेवल पे, छोटे लेवल पे। ठीक, अब आ जाओ मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल। तो मैक्रो का मतलब ही बड़ा होता है, लार्ज। तो यहां पे जो प्राइस और आउटपुट की बात होगी, आउटपुट होगा एग्रीगेट आउटपुट, मतलब पूरे कंट्री का आउटपुट। अगर कंज्यूमर की बात करेंगे तो जितने भी कंज्यूमर हो कितनी डिमांड कर रहे हैं। अगर प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो जितने भी प्रोड्यूसर हो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, सारे प्रोड्यूसर, मतलब कंट्री में जितने भी प्रोड्यूसर हो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यहां पे जो आउटपुट हम डिस्कस करेंगे वो एग्रीगेट आउटपुट होगा, मतलब इंटायर आउटपुट, पूरा आउटपुट। और जो प्राइस होगी वो सबके लिए होगी, जनरल प्राइस होगी। ठीक, अगर मान लो मैंने एक स्टेटमेंट दी कि इस बार महंगाई बहुत बढ़ गई है हमारे देश में, तो ये स्टेटमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स की। क्यों? क्योंकि हम कंट्री एज अ होल सबके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पूरी कंट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, चलो, so now comes the third point of differentiation, that is study of microeconomics assumes macro variables remains constant। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वो है कांस्टेंट है, मैक्रो वेरिएबल्स में चेंज नहीं आया। मतलब एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट जो प्राइस है, आउटपुट है, एग्रीगेट प्राइस और आउटपुट, उसमें कोई चेंज नहीं आना है, वो कांस्टेंट है। ठीक, लेकिन जब मैक्रो वेरिएबल्स पढ़ेंगे, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हम ये मानेंगे कि माइक्रो वेरिएबल्स जो है वो कांस्टेंट है माइक्रो वेरिएबल्स में। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो ये अज्यूम कर, जो मार्केट फोर्सेस हैं, मार्केट फोर्सेस कौन से? डिमांड और सप्लाई, ये दो मार्केट फोर्सेस हैं। तो जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो ये अज्यूम करते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट फोर्सेस बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। जो भी चीजें रिलेटेड होंगी, जो भी कंसेप्ट होंगे, वो सिर्फ डिमांड और सप्लाई के ऊपर है। जितने भी कंसेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो सब डिमांड और सप्लाई के, डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड है कि जब डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जो भी कंसेप्ट है, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी कंसेप्ट, उसमें भी डिमांड और प्राइस का ही रिलेशनशिप है। मार्केट सप्लाई, वो सप्लाई के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, वो भी डिमांड और सप्लाई पैरामीटर से रिलेटेड है। तो कहने का मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट फोर्सेस बहुत बड़ा रोल, एक सिग्निफिकेंट रोल है मार्केट फोर्सेस का। ठीक, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट फोर्सेस के साथ, मतलब डिमांड और सप्लाई के साथ साथ गवर्नमेंट का भी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट पॉलिसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या हो गई, जैसे पॉलिसी ऑफ फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसीज होती है। जब आप देखते हो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंटरवीन करती है उसमें, अपनी बहुत सारी पॉलिसीज के थ्रू। अभी वो आगे आप पढ़ोगे, बहुत सारी पॉलिसीज करती है जिससे गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवीन करती है और जो सिचुएशन, इनबैलेंस सिचुएशन, उसको करेक्ट करने की कोशिश करती है। So this was the difference between microeconomics and macroeconomics.